ओके चलो लेट्स बिगिन। कल क्या पढ़े थे, सबने रिवाइज किया क्या? ठीक है, सी कल हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 5 हीट, और उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, और हीट होती है एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ओके, नाउ हीट हमने कैटेगरी दो टाइप की पढ़ी थी, सेंसिबल हीट होती है और लेटेंट हीट होती है। सेंसिबल हीट जो है उसके अंदर में हीट ट्रांसफ़र होता है तो टेम्परेचर का चेंज दिखाई देगा, और लेटेंट हीट के अंदर में हीट ट्रांसफ़र होगा तो फेज चेंज होगा, टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब फेज हमारे पास तीन है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर या गैस। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में जब भी इंटरचेंज होगा फेज, तो जो हीट इन्वॉल्व रहेगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर तुमने दे दी तो आइस विल गेट कन्वर्ट इनटू वाटर, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर उसमें से निकाल ली तो वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। ठीक है, इट इज़ गिव और गिवन ऑफ। ठीक है, सो इफ़ यू गिव इट टू सॉलिड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और if liquid gives off this heat so it will get converted into solid, and this happens with liquid and vapor also, and the heat involved is latent heat of vaporization. क्या यहाँ तक का क्लियर है सब कुछ? ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि अगर हमारे पास आइस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसे हीट करेंगे हम तो एक आइस वाटर का मिक्सचर बनेगा जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अगर हम फर्दर हीट करते जाएंगे तो वो पूरे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और ये पूरे प्रोसेस के अंदर जो हीट इन्वॉल्व होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। उसके बाद अगर और हीट करेंगे तो वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ओनली बट एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर का राइज दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व होगी वो सेंसिबल हीट होगी। उसके बाद अगर हम वाटर को और फर्दर हीट करेंगे तो वाटर स्टीम का मिक्सचर बनेगा जिसके अंदर में दोनों भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होंगे, और फर्दर अगर हीट करेंगे तो कंप्लीट हीट स्टीम बन जाएगी जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी। ठीक है, हमने उसका डायग्राम देखा, सिंपल है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास आइस था, हीट करते गए यहाँ पर वाटर आ गया, राइट, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस गॉट कन्वर्टेड इनटू 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, फर्दर हीट किया तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर गॉट कन्वर्टेड इनटू 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, फर्दर और हीट किया तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर गॉट कन्वर्टेड इनटू 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम। बट यहाँ टेम्परेचर का राइज नहीं हुआ, यहाँ पे भी टेम्परेचर का राइज नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे लेटेंट हीट्स इन्वॉल्व है, और यहाँ टेम्परेचर का राइज हुआ इसीलिए यहाँ पे सेंसिबल हीट इन्वॉल्व है। क्या यहाँ तक का क्लियर है? ठीक है, और फिर ये तो तुम लोगों ने ही बताया था। ठीक है, यहाँ पे आइस है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ से लेकर के बीच में आइस वाटर मिक्सचर है, यहाँ पे वाटर है बट 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ जो कुछ इन्वॉल्व है वो लेटेंट हीट है। फॉर्मूला गोज़ लाइक दिस, लेटेंट हीट इज़ मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चीज़ है वो सेंसिबल हीट है, मास, स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का वापस जो है वो लेटेंट हीट बट वेपराइजेशन वाली इन्वॉल्व है। तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सो दिस वाज द केस। लेटेंट हीट जाती कहाँ है? लेटेंट हीट जो है वो बॉन्ड्स को वीकन करने में चली जाती है। सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, उसे थोड़े से वीक करके लिक्विड बना देती है, और लिक्विड में बहुत
और जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं उसको और वीक करके वेपर बना देते हैं, मतलब गैसियस फेज है द वीकेस्ट बॉन्ड। ओके, और ये हमने यहाँ पे देख लिया था पूरा कन्वर्जन। ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। ओके, ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? लिख दो चैट में। ठीक है, चलो। तो उसके बाद हमने क्या देखा, लेटेंट हीट कहाँ जाती है वो हमने देख लिया था। ठीक है, लेटेंट हीट बॉन्ड्स को लूजन करने में जाती है। सॉलिड में बहुत टाइट बॉन्ड होते हैं, थोड़े से लूज हो जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। और हीट दोगे लेटेंट हीट तो लिक्विड के बॉन्ड्स थोड़े से वीक होंगे और वो वेपर बन जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सॉलिड, इफ़ यू गिव हीट टू सॉलिड, विच हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन gets converted into liquid. Liquid, if you give heat to liquid, which heat, latent heat of vaporization, it will get converted into vapor. वेपर से अगर टेक अवे किया या वेपर गिव्स ऑफ हीट तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. इफ लिक्विड गिव्स ऑफ हीट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. ठीक है, व्हाट वाज द मैथमेटिकल फॉर्मूला? सेंसिबल हीट के क्या है और लेटेंट हीट का क्या है? सेंसिबल हीट का जो है वो ये है हमारे पास. ठीक है, मास ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ठीक है, और लेटेंट हीट में क्या है हमारे पास में? ये है मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो दिस वॉज द रिविजन. ठीक है, आई होप सब यहाँ तक थे. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. अब जो हमने चर्चा करनी है वो यहाँ पे है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट. तो ये तीन चीज़ पे ना हमें बात करनी है अभी. ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करने वाले आज जो हमारा डिस्कशन होगा, इट विल बी ऑन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ओके एंड स्पेसिफिक हीट. ठीक, ये तीन चीज़ पे हम बात करने वाले हैं. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिनोटेड बाय LF, latent heat of vaporization denoted by LV, specific heat denoted by C. ठीक है, नाउ फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का. ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अच्छा, डिनोटेड बाय LF. डेफिनेशन क्या बोलता है, कब लगती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कब इन्वॉल्व है? व्हेन इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? कौन बताएगा? हाँ, विच फेज टू विच फेज, टू बी वेरी प्रिसाइज. सॉलिड टू लिक्विड जब कन्वर्ट होता है तब लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है. टेम्परेचर चेंज होता है कि नहीं होता है? हाँ, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. ठीक है ना, तो हमें तुम लोगों ने ये तीन चीज़ें बोली, ठीक है ना, कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है. ठीक है, और तुम लोगों ने ये बोला कि जब ये सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होता है. ठीक है, अच्छा, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होते हुए सॉलिड एब्जॉर्ब करता है कि गिव अवे करता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा या गिव अवे करेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा? हाँ, तो ठीक है ना, मतलब सॉलिड को जब तुम लेटेंट हीट दोगे, ठीक है ना, बट सॉलिड जब अब्जॉर्ब करेगा तो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना, तो अब देखो डेफिनेशन कैसा बना.
ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed at constant temperature, सब तुम लोग वर्ड्स बोले हो, मैं इसे डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, ठीक है, बाय यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, या फिर ऐसा टू बी वेरी प्रिसाइज, बाय यूनिट मास ऑफ a solid to convert into liquid phase is called latent heat of fusion. latent heat of fusion, क्या डेफिनेशन समझ में आया? क्या है, एक बार सब रिपीट करेंगे मन में अपने। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन से टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या समझ में आया? ठीक है, हम डिटेल डिस्कशन उसका देख ही चुके हैं। ओके, नाउ इस ग्राउंड्स के ऊपर क्या तुम मुझे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन बता सकते हो? कोई एक जन बताओ, इसी सब कुछ सेम रख के तुम बताओ कि क्या चेंज करेंगे कहाँ, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन तैयार हो जाएगा हमारा। बताओ कोई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डेफिनेशन कौन बताएगा? मैंने डेफिनेशन लिखने की आर्ट बता दिया तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता है, उसके बेसिस पे डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। बोलो, ट्राई करो अब्दुल्ला, ये डिफाइन करने का ट्राई करो। कम ऑन, इसी को तो डिफाइन करना है, कुछ चेंज करना पड़ेगा। बताओ क्या चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर? अच्छा, 2 वर्ड जो चेंज करने पड़ेंगे वही बताओ, मैं उसको चेंज कर देता हूँ। सब कुछ सेम रखता हूँ, इसमें कुछ तो है जो चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज कर देंगे तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे क्योंकि तुम लोग की आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, आई कांट हियर यू बट हेलो, ओके, अब आया, नेटवर्क इशू था। हाँ बताओ, क्या चेंज करूं तो इसका डेफिनेशन बनेगा? यस, वेरी गुड, है क्या नहीं? ये सॉलिड वर्ड इसमें नहीं आएगा, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। आई इरेज दिस, और सॉलिड की जगह पे लिक्विड कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे अलग कलर में लिख देता हूँ यहाँ पे। बाकी पूरा डेफिनेशन रिमेन सेम, मास ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू वेपर। ओके, तो यहाँ पे लिक्विड की जगह पे वेपर कर लेंगे हम। सो दिस इज वेपर, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या डेफिनेशन समझ में आया? ऐसे ही लिखने एज इट इज़, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके। अच्छा, अब अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होगी, फ्यूजन अलग होगी और वेपराइजेशन अलग होगी हर एक सब्सटेंस की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल बना हुआ है,
जिसने हमको हेल्प कर दिया कि कौन से सब्सटेंस की क्या है, ठीक है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, हमें वो वाटर का याद रखना है, ठीक है। वाटर का कितना है, ये वाटर या फिर आइस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हमें पता है, ठीक है। ये याद रखनी है। 80 कैलोरी पर ग्राम इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। एंड 540 कैलोरी पर ग्राम इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। कितना याद रहेगा, ठीक है। बेसिक हमारा वाटर है, इसीलिए उसका हमें याद रखना है, ठीक है। 80 कैलोरी पर ग्राम इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड 540 कैलोरी पर ग्राम इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, और ये क्या है फिर, यहाँ पे जो ये यूनिट देखो, इसका क्या है, किलो जूल्स पर केजी, दिख रहा है यूनिट, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम, और ये किलो जूल्स पर केजी और ये कैलोरी पर ग्राम। हाउ टू कन्वर्ट, कौन बताएगा, किसी को पता है कैलोरी टू जूल का कन्वर्जन? हाँ, वेरी गुड अब्दुल्ला। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स, ठीक है। तो इसी का कन्वर्जन को पहले अपन सीख लेते हैं यहाँ पे, तो उसको मैं एक नोट में लिखता हूँ, ठीक है। कन्वर्टिंग कैलोरी टू जूल, ठीक है। अच्छा, कैसे कन्वर्ट करते हैं, फंडा इज सिंपल, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल, ठीक है। तो मैं यहाँ 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल, दिस इज द फॉर्मूला, ओके, ठीक है। अब क्या कन्वर्ट करना है हमको, 80 कैलोरी पर ग्राम टू हाउ मच किलो जूल्स पर केजी, ये कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन इज 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाउ मच किलो जूल्स पर केजी। ग्राम का केजी हो जाना चाहिए और कैलोरी का जूल्स किलो जूल्स हो जाना चाहिए, ओके। सो चलो, कम ऑन, कैसे होगा बताओ, चलो। हाँ, 4.18, देखो कैलोरी की जगह पे मैं 4.18 डालूंगा तो जूल आएगा, ठीक है। नीचे ग्राम की जगह पे क्या करूँ, 80 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 80 को देखो मैंने अगर 4.18 से मल्टीप्लाई किया तो कैलोरी गॉट्स कन्वर्टेड इनटू जूल। हाउ टू कन्वर्ट ग्राम टू केजी, ये तो बेसिक है, हमें पता है। तो 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 केजी, मतलब 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1000, करेक्ट। तो यहाँ पे 1000 लिखूँ, इज इट करेक्ट, या 1 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा यहाँ पे, दैट्स माय क्वेश्चन। हाँ, 1 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा, ओके ना। सी, यहाँ पे छोटे से में मैं उसका यूनिट भी लिख लेता हूँ, 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 केजी, ओके, दिस इज द बेसिक। यहाँ पे तो उसका यूज़ किया मैंने यहाँ पे, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो ग्राम की जगह 1 बाय 1000 डाले, केजी हो गया, यहाँ पे यूनिट चली गई केजी, ओके। इफ़ यू कैलकुलेट दिस you will get it as 80 calorie per gram is equals to 334 समथिंग, यहाँ पे 333 दिया हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है ना। दिस मच किलो जूल्स पर केजी। आई होप दिस इज क्लियर, ओके, ठीक है। नाउ सी, ये जो अगर तुम 80 इंटू 4.18 किए ना, तो दिस बिकम्स 334, 1000 वेंट अप, दैट बिकम्स किलो,
समझे? 80 इंटू 4.18 गिव यू 333, 334, 1000 गोज अप, दैट बिकम्स किलो, तो दिस बिकम्स किलो जूल पर केजी। ठीक है, सिमिलरली ये कन्वर्ट किया है इसने 540 का 2256 किलो जूल्स पर केजी, बट बेसिक इज दिस 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। ठीक है, हीट के क्योंकि 2 यूनिट है, बेसिकली ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी है, बट एनीवेज कैलोरी एंड जूल। ठीक है, 1 कैलोरी इज 4.18 जूल्स। गॉट इट? इतना समझा हमें ये पेज के ऊपर पूरा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेशन हम लिखना सीखे। ठीक है, कब इन्वॉल्व होती है वो? जब सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, सॉलिड एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, या लिक्विड गिव करेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। नाउ वी नीड टू डिस्कस, इसमें एक चीज़ रह गई, स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना, उसकी चर्चा मैं आगे करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा टाइम के लिए रोक के रखते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस रेजुलेशन। उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं डेफिनेशन है, तो उसके साथ में ही करेंगे हम यहाँ पे। कहीं तो यहाँ होगा, देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, तो इसका पूरा डिस्कशन अपन यहाँ ले लेंगे। ठीक है, अभी हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 2 चीज़ पढ़ लिया, कन्वर्जन देख लिया, ये टेबल देख लिया। ठीक है, और हमें 2 चीज़ें याद है, वाटर की स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, और इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है वापर। ठीक है, तो दिस थिंग्स। नाउ द फिनोमेना ऑफ रेजुलेशन। अब इसके ऊपर बात करते हैं हम कि व्हाट इज़ रेजुलेशन। कभी सुना है या पहली बार सुना वर्ड? ठीक है, पहली बार सुना ये वर्ड। ठीक है, तो मैं एक वीडियो बताता हूँ, उसके बाद अपन इसको देखते हैं फिर। ठीक है, सबको आई होप दिख रहा होगा, ऑडियो आ रहा है कि नहीं, इसका इशू है। ठीक है, वीडियो इनफ है। फिनोमेना ऑफ रेजुलेशन। ठीक है, दिस वन दिख रहा सबको वीडियो? बेसिक सिंपल एकदम एक्सपेरिमेंट है। व्हाट इट डिड इज, ये नीडल फिल किया, फ्रिज में रख करके उसे पूरा फ्रीज कर दिया, आइस बन गया। ठीक है, उसके बाद में वायर में से एक छोटा सा पीस निकाला। ठीक है, बहुत थिन, ऐसा ये पतला सा वायर एक, ओके, हमारे बेसिक कॉपर में से। ओके, नाउ ठीक है, और उसको कैप के अंदर डाल करके लॉक कर दिया, ऐसा लूप बना के। इफ यू कैन सी इट ओवर हियर, लेट मी इंक्रीज द क्वालिटी, चाहे थोड़ा बेटर दिखा दे। ठीक है, सी दिस, कैप के अंदर में लॉक किया, ऐसा लूप बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ लॉक कर सकते हो तुम उसको, बॉटल को। ठीक है, इंजेक्शन इज फिल्ड विथ वाटर, घर पे भी कर सकते हैं हम ये। अब ये पूरी तरीके से फ्रीज हो गया इंजेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा गर्म किया, जैसे कुल्फी वाला गर्म करता है। ओके, और ये इंजेक्शन से ये बाहर आया है। आई होप स्मूथली प्ले हो रहा है, सबको दिख रहा है? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा, स्मूथ नहीं है। अभी जो फिगर बनी है वो दिख रही है सबको, एक बॉटल है, वो लूप से जा रही है और वो बर्फ़ के ऊपर पास हो रही है। इतना दिखा सबको? ओके, इतना दिखा। अब देखो वो बॉटल को ना लिफ्ट करता है। ठीक है, ऐसे, ये देखो वायर इसमें से पास हो रही, देखो बॉटल इज पुलिंग डाउन ऑन दिस वायर, वायर आइस के रॉड में से ऐसे पास हो जा रही है। सी, यहाँ देखो, ये वाले व्यू में भी देखो, यू सी दिस वायर इज गोइंग इनसाइड।
और वायर पास हो गई पूरी तरीके से और बर्फ़ टूटा नहीं, 2 टुकड़े नहीं हुए उसके से, पूरा एक सॉलिड है अभी भी। हाँ, और यहाँ पे भी देखो, इसने इसको लिफ्ट किया, देखो वायर पास हो रही है यहाँ से। ठीक है, गॉट इट? ओके, होल्ड ऑन अ मोमेंट। नेटवर्क क्या हो जाता है यार? दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है? आर यू सीइंग? जैसे देखो वायर है यहाँ से अंदर चली गई, देखो। एंड एकदम एंड में आप चले जाओगे ना, वायर यहाँ से निकल जाएगी बाहर, ब्लॉक इज अगेन सॉलिड ओनली, टूटा नहीं है वो। देखो डंबल से पूरा वायर बाहर आ गया एंड ब्लॉक इज स्टिल इन वन पीस। ऑब्जर्व किया? अब इसको समझते हैं कि ये होता क्यों है ऐसा। ओके, तो ये जो फिनोमेना था ना पहले, इसे बोलते हैं रेजिलेशन। ठीक है, अब कैसे होता है, क्या होता है, उसको समझते हैं। यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट वो बताया जो उसने किया था, वही किया है। 2 वेट्स लगाए हैं, वायर लगाया है, आइस का ब्लॉक है। ठीक है, वेट्स वायर के थ्रू पास हो जाएंगे, मतलब वायर जो है पूरा आइस के थ्रू पास हो जाएगी, लेकिन आइस ब्लॉक एक ही रहेगा। ठीक है, अच्छा सर ये तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, इससे बेसिक वाला रेजुलेशन हमने देखा है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। गोला खाया है? हाँ, बर्फ़ गोले के अंदर में वो जब वो बर्फ़ गोले को ऐसा घुमा देता है वो उसकी मशीन में, ठीक है, श्रेडर के अंदर में, तो आइस के ऐसे फ्लेक्स या श्रेड निकलते हैं प्लेट में, राइट? फिर वो उसको हाथ में लेता है और प्रेस करता है, तो वो सब एक बॉल बन जाता है आइस का। ऑब्जर्व किया ये चीज़? फिर उस पर कलर वलर डाल के हम खाते हैं, बराबर ना? हाँ, और बीच में स्टिक रख देता है वो ताकि वो आइस बॉल बन जाता है। ठीक है, तो रेजुलेशन का फिनोमेना हमने बहुत कॉमनली देखा है आइस बॉल्स के अंदर में। ठीक है, लेट मी बिगिन दिस टॉपिक विथ रेजुलेशन। पढ़ रहे हम रेजुलेशन। ओके, हाँ, कहाँ देखा था ये फिनोमेना? जो हमारा ऑब्जर्वेशन है आइस बॉल्स है। ठीक है, वी ऑब्जर्व दिस इन आइस बॉल्स। आइस बॉल्स में क्या देखा था हमने? पहले वो आइस के स्लैब को पूरा श्रेड करता है, फिर उसमें एक स्टिक रखता है, उसे प्रेशराइज करता है। प्रेशराइज करने की वजह से वो पूरे जो श्रेडेड आइस है वो एक बॉल का शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? अब उसको समझने के लिए ना हमें एक फिनोमेना समझना पड़ेगा कि प्रेशर का क्या रिलेशन है इस चीज़ में। ऐसा रखे रखे आइस बॉल नहीं बन जाएगा, समझे कि नहीं? यू नीड सम प्रेशर ताकि आइस जो है वो बॉल बने। तो उसको समझते हैं पहले कि प्रेशर का क्या रिलेशन है। ठीक है, किस फिनोमेना की वजह से ये हो रहा है?
कि प्रेशर इज समहाउ रिलेटेड टू मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहला वो चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो हमें किस चीज़ पे बात करनी होगी? रिलेशन ऑफ प्रेशर विथ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले समझते हैं। रिलेशन ऑफ प्रेशर विथ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या फंडा है ये चीज़? ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कौन बताएगा? हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस हम बोल सकते हैं। हाँ, ये वो पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। एक अब्दुल्ला ने बोला, ऐसा भी तो है ना कि ये वही पॉइंट है जहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। वही पॉइंट की बात है ना, है ना? हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट इज वो चीज़ जहाँ पे सॉलिड लिक्विड इंटरचेंज हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। ये जो हमारा ग्राफ है ना, इसके अंदर में ये देखो, ये चीज़, ये लाइन, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड इंटरचेंज हो रहा है, लेटेंट हीट ले करके या दे करके। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज, ये जो पॉइंट है इसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। और ये जो पॉइंट है इसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल फंडा इज कि जहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में या फिर गैस में, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उल्टा भी ट्रू है, लेकिन दिमाग में चलना चाहिए कि उल्टा ट्रू है ये चीज़ में। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट इज जहाँ पे सॉलिड मेल्ट हो रहा हो, किसके अंदर में? लिक्विड के अंदर में, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब प्रेशर क्या करता है? प्रेशर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि वाटर जो है, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अब तक हमने सिर्फ इतना सुना कि आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट ये आधा ट्रू है। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस बट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल, जो नॉर्मल प्रेशर है ना अपने ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है ना, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट ये है, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टाइपोज अवॉइड करो। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये और चीज़ जो है, वाटर, वाटर बॉइल्स एट विच टेम्परेचर? हाँ, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस बट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना? हाँ, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये दो चीज़ हमें समझी। अब अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा करूं प्रेशर, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इफ़ प्रेशर इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ऐसा होता है। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर प्रेशर कम हो जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा। ठीक है, ये भी ट्रू है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्यों ऐसा होता है, ये रेजुलेशन से इस चीज़ का क्या लेना देना है। अच्छा, उससे पहले नॉर्मल चीज़ है, घर पे प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं अपन, बराबर? ठीक है ना, कोई चीज़ हमें बॉईल करनी है, जैसे कि पोटैटोज़ है या फिर मटन है। ठीक है, तो उसके लिए वी यूज़ प्रेशर कुकर। क्यों? ऐसा नॉर्मल पतीले में रखते तो नहीं होता क्या बॉईल? मेरा क्वेश्चन समझा सबको? ओ, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता है, ये बात तो सब मानते हैं ना?
इससे क्या फ़ायदा होता है हमारा, क्या फ़ायदा होता है हमारा? बोलो, कुछ लॉजिक लगाओ, ये इसको सोच करके कुछ लॉजिक लग सकती है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है ना। देखो, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एग्जाम्पल ले लो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेरे पास पोटैटोज़ है, ठीक है, मैंने उसको पानी में रख दी। पोटैटोज़ नीड 120 डिग्री सेल्सियस फॉर बॉइलिंग, ठीक है। पोटैटो को कितना चाहिए? पोटैटोज़ नीड्स 120 डिग्री सेल्सियस फॉर बॉइलिंग। अच्छे से पोटैटो अगर होने हैं तो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, हाइपोथेटिकली मान लो, ठीक है ना। मुझे नहीं पता पोटैटो कितने पे बॉईल होते हैं, ठीक है। अब अगर तुमने पानी रखा है यहाँ पे और उसको नीचे से हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर पानी का 100 डिग्री पहुंच जाएगा, पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, ठीक है ना। पानी वेपर बनेगा और ऐसा उड़ जाएगा। मतलब मिक्सचर जो है तुम्हारा वाटर का, उसका टेम्परेचर कितना रह गया? 100 ही। स्टीम में तो नहीं बॉईल होंगे ना, स्टीम तो चली गई बाहर, राइट। तो पोटैटो को पानी 120 वाला मिला ही नहीं, क्योंकि 100 के बाद पानी वेपर बन गया और उड़ गया। क्या मेरा बात समझा? प्रॉब्लम समझ में आई पहले? तो पोटैटो बॉईल ही नहीं होंगे। तो फिर हमने क्या किया, हमने लॉजिक लगाया कि भाई इसके ऊपर जो है ढकना दे देते हैं, राइट। सो लेट्स कवर दिस, और ढकने को लॉक कर दो। तो ये जो स्टीम है जो बाहर जा रही थी वो अब बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, वो यहीं के यहीं थोड़ी बहुत अक्यूमुलेट हो जाएगी। इसके बाद ये स्टीम जो है ये इस पानी पे प्रेशर लगाएगी, ठीक है, और पानी को स्टीम बनने से रोक देगी। समझो? ठीक है, ये क्या करेगी? स्टीम इस पानी के ऊपर अब प्रेशर लगाएगी, थोड़ी बहुत जो स्टीम बन गई होगी वो, राइट, और ये स्टीम इस पानी को और वेपर बनने से रोकेगी, और टेम्परेचर जो है इस पानी का फिर बढ़ता चला जाएगा। इट विल गो टिल 110, 120। तो वी विल हैव प्रेशर कुकर के अंदर अ वाटर विच इज़ एट 120 डिग्री सेल्सियस हाइपोथेटिकली, ठीक है, और इसमें फिर पोटैटोज बॉईल होंगे। क्या समझा? तो प्रेशर की वजह से पानी लिक्विड में रह पा रहा है 120 डिग्री सेल्सियस पर भी। मतलब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, अब वो नहीं है, अब वो 120 हो गया या उससे भी ज़्यादा हो गया। तो ये प्रेशर ने कर दिया। क्लियर? क्या ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया अच्छे से, या मैं फिर से रिपीट करूं? एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट करता हूं। हमने एक बर्तन लिया था जो ओपन था, उसमें हमें पोटैटोज बॉईल करने थे। प्रॉब्लम यह है कि पोटैटो 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होते हैं। हमने पानी के अंदर रखा और नीचे से बर्नर स्टार्ट किया, तो पानी बॉईल होने लग गया 100 डिग्री पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी लेफ्ट द बीकर्स, मतलब पानी अब बीकर छोड़ के जा रहा है, बट टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से बढ़ ही नहीं रहा है। तो हमारे पोटैटोज बॉईल कैसे होंगे? तो लॉजिक क्या लगाया कि इसको पैक कर दो, ठीक है, और एकदम टाइट पैक करो, ठीक है ना। जो प्रेशर कुकर में ढकने को हम लॉक कर देते हैं एकदम, ठीक है, एकदम टाइट पैक करो, ताकि इसके अंदर जो स्टीम है थोड़ी बहुत बने, जितनी जगह खाली उतनी में। अब यहाँ जगह नहीं है और स्टीम अकोमोडेट करने की, तो स्टीम जो है वो नीचे प्रेशर लगाएगी और फर्दर स्टीम बनने से प्रिवेंट करेगी, ठीक है। और फिर इस तरीके से हम क्या अचीव कर सकते हैं
कि हायर टेम्परेचर पे पानी अचीव कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं था। 120 डिग्री पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पानी होना पॉसिबल नहीं है। समझा? ओके चलो तो एक मिनट होल्ड करो। ओके सो हैव यू गॉट दिस? ठीक है, हाँ अब ये समझ में आया मैं। अब यहाँ समझो फिर रेजुलेशन का क्या फिनोमेना है। अच्छा, रेजुलेशन, ये प्रेशर जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि आइस जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब P एटमॉस्फेयर होगा तो 0 डिग्री पे मेल्ट होता होगा। ठीक है, तो अब जब अगर हमने एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कर दिया हमारा प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन P एटमॉस्फेयर, तो 0 डिग्री से कम में भी मेल्ट हो जाता है। मतलब ये कुछ नेगेटिव में चले जाएगा तुम्हारा पॉइंट। ठीक है, मतलब इतना रहेगा तो भी दैट विल मेल्ट। समझा? ओके, तो -1 या -2 डिग्री सेल्सियस या समथिंग ले लो कि इतने पे भी वो आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि जब हम आइस स्लैब के ऊपर ये ऐसा वायर रखते हैं, ठीक है, तो दिस इज माय आइस स्लैब। ऐसा मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, अगर यहाँ से देखेंगे तुम तो ये ऐसा जाएगा। देखो ये आइस स्लैब है, साइड से यहाँ से देखेंगे तो, और ये छोटी सी वायर है जो इसके ऊपर रखी हुई है। ठीक है, ये ऐसा सर्कल में वायर है। लेट मी मेक दिस, ये देखो ऐसा, क्या समझो? ठीक है, और यहाँ पे वायर के ऊपर लोड लग रहा है, ऐसा पूरा यहाँ पे फोर्स है, जो ये वज़न रखे हुए ना वो आगे और पीछे सब जगह से ऐसे फोर्स लगा रहे वायर के ऊपर। ठीक है, नीचे की तरफ। तो हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है कि आइस का यहाँ ये वाला जो हिस्सा है नीचे का, इसका प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया मतलब आइस 0 डिग्री से पहले ही मेल्ट हो गया। ठीक है, मैं ये वायर को थोड़ा सा यहाँ पे साइड में बना करके बताता हूँ, ये ध्यान में रखें, फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो लेयर है इसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया तो 0 डिग्री से पहले ही मेल्ट हो जा रही है, तो मतलब इसके नीचे का हिस्सा जो है वो वाटर बन गया। ठीक है, ऐसा वाटर बन गया तो वायर जो है वो थोड़ी सी नीचे चली गई, तो वायर अब इधर आ गई। प्रेशर और बढ़ गया नीचे की तरफ, तो और नीचे का हिस्सा पानी बन गया, तो वायर और नीचे आ गई। अच्छा, जब वायर नीचे आ गई यहाँ पे, तो ये जो ऊपर का इतना हिस्सा है इसमें पानी है, प्रेशर रिलीज हो गया इस पानी पे से, और वायर इधर है। क्या समझा? क्या वायर के नीचे का हिस्सा पानी बन गया, वायर नीचे आ गई। ठीक है, ऊपर पानी चला गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रेशर है जब ऊपर पानी आ गया, इसका तो वापस से एटमॉस्फेयर हो गया। आजू बाजू का जो बर्फ़ है वो तो 0 डिग्री पर है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री आजू बाजू वाले बर्फ़ ने इस पानी को वापस से फ्रीज कर दिया और ये वापस से आइस बन गया। तो सिमिलरली वायर के नीचे पानी बनता गया, वायर नीचे जाती गई, ऊपर वाला पानी जो है उसके ऊपर से प्रेशर हटता गया, वो वापस से जो है वो फ्रीज होता चला गया। तो इस तरीके से वायर पूरा नीचे से निकल जाएगा और वो आइस ब्लॉक का आइस ब्लॉक रह जाएगा। क्या समझा रेजुलेशन? क्लियर? सो दिस वे थिंग्स हैपन। वायर के नीचे प्रेशर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट घटा, उतना हिस्सा पानी बन गया, वायर पानी में नीचे आ गई, पानी उसके ऊपर चला गया। वायर के प्रेशर ऊपर तो नहीं है ना वायर के, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आजू बाजू का बर्फ़ जो है वो 0 डिग्री पर है, तो उसने जो है उसको फ्रीज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे होते 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 वायर पूरी नीचे से निकल गई और बर्फ़ का टुकड़ा नहीं टूटा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेजुलेशन। ठीक है, समझा? गोले वाले के साथ भी यही होता है, गोले वाले के साथ भी सेम यही होता है। ठीक है ना? गोले वाले में क्या होता है
ऐसा ये समझो एक गोले का एक आइस का छोटा सा श्रेड है और ये दूसरा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों को दबाते हैं, गोला वाला प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो सरफेस है ये पानी बन जाती है थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद जैसे ही वो प्रेशर हटा देता है वो पानी वापस से आजू बाजू के बर्फ़ में से कोल्डनेस ले करके या उनको हीट दे करके खुद सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो आइस बन जाता है। तो अल्टीमेटली बाद में पूरा क्रिस्टल ऐसा बॉल जैसा बन जाता है। क्या समझ में आया? ठीक है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेजिलेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? किताब में लिखी हुई है, वही होनी चाहिए लिखी हुई। कहाँ? यहाँ कहीं तो लिखे हुए, ठीक है। द फिनोमेना इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड देन रिकन्वर्ट्स टू आइस once the pressure is removed is called as regelation, ठीक है। और ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू प्रेशर, ओके ओके। सो दिस वे अब तुम एक नोट लिखोगे रेजिलेशन के ऊपर, तुम्हारे नोटबुक में होमवर्क है वो, ठीक है। यू हैव टू स्टडी द फिनोमेना ऑफ रेजिलेशन। मैं होमवर्क देखूँ यहाँ पे, टेक्सचुअल क्वेश्चन है क्या रेजिलेशन के ऊपर? इसी नहीं, सो यू विल राइट अ नोट ऑन रेजिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेजिलेशन, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू विल राइट। अच्छा, होमवर्क हो गया था क्या तुम लोग का ये सब? ठीक है, टेक्स्ट बुक चेक करूंगा अभी। 21 से तो आई गेस तुम लोग आ रहे हो, ठीक है ना। 21 22 सितंबर से प्रोबेबली सर्कुलर है कि स्टार्ट होगा, तो बी प्रिपेयर्ड। ओके, दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी है। क्या रिपीट करूं, बोलो? अभी जो बोला 21 22 स्कूल वाला, सी 21 से सर्कुलर है गवर्नमेंट का कि 9 10th 11 12 स्टूडेंट कैन कम टू स्कूल फॉर सम कंसल्टिंग और समथिंग, ठीक है। सो प्रोबेबली तुम लोग तब से आ रहे हो, सितंबर, ओके। अब आगे अगर कुछ चेंज होगा तो नहीं पता, बट करंट सर्कुलर के हिसाब से। सो रेजिलेशन का फॉर्मूला, रेजिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है ठीक है। ये नोट में लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस होल थिंग इज इंपॉर्टेंट, ओके। प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। वायर कैसे पास होती है? वायर के नीचे प्रेशर बढ़ जाता है, पानी बन जाता है वहाँ पे, क्योंकि आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया है, तो आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस देन, और वो वायर नीचे चली जाती है, एंड वाटर फिर ऊपर आ जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ चलते रहता है। और ऊपर का जो पानी है वो नॉर्मल प्रेशर पे आ जाता है वापस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फिर सॉलिड हो जाता है, ठीक है। एंड दिस वे वायर गेट्स पास थ्रू दिस। और हम प्रेशर कुकर क्यों यूज़ करते हैं उसका भी रीज़न क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है प्रेशर, ठीक है, तो हमें 120 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर मिलता है प्रॉपरली, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है अंदर जो भी है, पोटैटो या जो भी है, वो बॉईल हो जाए। क्लियर? ठीक, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी मिस ज्वाइन